नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम आपको बता दें कि आजकल म्यूचुअल फंड बाजार में एनएफओज की बहार है, मतलब न्यू फंड ऑफर। म्यूचुअल फंड कंपनी की नई म्यूचुअल फंड स्कीम में आपके लिए निवेश का मौका है, वो भी भरपूर मौका है। कई ऐसी एएमसीज हैं जिन्होंने अपने नए फंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही एनएफओ क्या होते हैं, आपको कैसे उसमें निवेश करना चाहिए, आपको उसमें क्यों निवेश करना चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया भी हम आपको बताने वाले हैं। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कौन है, उनका परिचय करा दें। प्रबलीन बाजपेयी है हमारे साथ, ये है फाउंडर फिनफिक्स रिसर्च। प्रबलीन, आपका बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे क्या होते हैं एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर, कौन से एनएफओ हुए हैं लॉन्च, एनएफओ में निवेश का क्या है तरीका, साथ ही एनएफओ में निवेश करना सही या नहीं। प्रबलीन, एनएफओज के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब्रिविएशन है, इसलिए सभी दर्शकों की जो नहीं समझते उनकी समझ के लिए न्यू फंड ऑफर, और नाम में ही एक तरीके से ये पूरे एक्सप्लेन्ड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। किसी भी फंड हाउस का एक नया फंड जो आप सबके लिए आता है, उसको न्यू फंड ऑफर के रूप में वो सामने लाते हैं। फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे डेफिनेटली कि कौन से एनएफओज आजकल बाजार में लॉन्च हुए हैं और कब तक आप उसमें निवेश कर सकते हैं। उससे पहले एनएफओ की खासियत क्या है, ये आप समझना चाहते हैं। थैंक्स स्वाति फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि नेम काफी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि न्यू फंड ऑफर। अब स्वाति, मार्केट में इतनी सारी एएमसीज हैं, मोर देन 45, और उनके हजारों की तादाद में अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स मार्केट में हैं। पर हर म्यूचुअल फंड जो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जरूरी नहीं है कि उनके पास सारे तरीके के प्रोडक्ट्स हो ऑफर करने के लिए इन्वेस्टर्स को। और टाइम के हिसाब से कोई ना कोई नई थीम या कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आता रहता है। तो जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसी नए प्रोडक्ट के साथ आती है, वो थोड़े टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन में आता है, जिसको हम कहते हैं न्यू फंड ऑफर का जो उसका पीरियड रहता है। और इस दौरान इट्स लाइक अ विंडो जो इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होती है, जब वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो फंड की जो उनकी फेस वैल्यू होती है, वो 10 रुपीज के एनएवी पे आपको दिया जाता है, जो आपको यूनिट्स अलॉट होती है बेसिकली। एंड स्वाति, जो भी न्यू फंड ऑफर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फंड्स के हो सकते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड या क्लोज्ड एंडेड। अब जो भी क्लोज्ड एंडेड एनएफओज आते हैं, वो सिर्फ उसी टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि एक बार वो बंद हो गए तो इन्वेस्टर्स उनमें पैसा फिर से नहीं डाल सकते। बट स्वाति, जो भी स्कीम्स जो ओपन एंडेड हैं, वो वापस खुल जाती हैं एक 4-5 दिन से लेके हफ्ते के गैप के बाद, जब अलॉटमेंट हो जाती है, जो पैसे पहले उन लोगों ने कलेक्ट किए होते हैं एएमसीज ने, उसके बाद वो स्कीम्स वापस रीओपन हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इन्वेस्ट कर सके उनमें, जो ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं। ओके जी, तो ओपन एंडेड फंड्स स्कीम्स और क्लोज एंडेड स्कीम्स, और ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओपन एंडेड स्कीम्स में आप सब्सक्रिप्शन बंद होने के बाद जब दोबारा खुलता है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। क्लोज एंडेड का एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रबलीन ने समझाया। यहां पर ही समझना जरूरी है प्रबलीन कि एनएफओज की जब हम बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा कि शेयर बाजार में हम आईपीओ देखते हैं। तो एनएफओ और आईपीओ ये म्यूचुअल फंड कंपनीज लाती है और वो कंपनीज लाती है शेयर बाजार में। जी या बिल्कुल स्वाति, आपने मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन कंपैरिजन एक्चुअली जो किया जाता है, क्योंकि आईपीओ जो होता है वो भी जब कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में ला रही है तब न लाती है, और एनएफओ एक नई स्कीम होती है जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाती है। बट यहाँ पे कुछ जैसे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जब आईपीओ आता है वो एक ही कंपनी का शेयर है जो इन्वेस्टर्स लेते हैं, और बहुत बार इस उम्मीद से लेते हैं कि आज ली और जब उस स्टॉक की लिस्टिंग हुई तो क्या पता प्राइस एकदम बढ़े एंड देन दे कैन एग्जिट। तो बहुत बार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जाता है, स्पेकुलेटिव पर्पसेस से भी, और कई लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं।
जबकि स्वाति जहां तक एनएफओज का अगर हम बात करें तो जब एएमसीज एनएफओज लेके आती हैं तो इन्वेस्टर्स को उस चीज की सूटेबिलिटी को देखना है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से, बिकॉज जो एनएफओ है वो सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, वो इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ मेनी स्टॉक्स, जो भी थीम वो फॉलो करने वाले हैं, जिस टाइप का भी वो फंड लेके आए हैं। बट ये एक कॉमन डेफिनेटली कंपैरिजन इनमें होता है। और जो म्यूचुअल फंड के एनएफओज होते हैं स्वाति, वो नॉट लाइक नेसेसरीली स्टॉक्स में ही पैसा नहीं डालते, वहां पे डेट की ऑफरिंग्स भी होती हैं, जहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डिफरेंट कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर्स और बाकी जो डेट साइड के पोर्टफोलियो को भी क्रिएट किया जाता है, और उस टाइप के फंड्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये हमने समझ लिया कि एनएफओ और आईपीओ, इनमें जो बेसिक कुछ डिफरेंस है वो क्या होता है, और ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी जो हम अपने दर्शकों को देना चाह रहे थे। अब एनएफओ में निवेश का मौका है, कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, प्रबलीन एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे भी टीवी स्क्रीन पर कि अब से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक आपके लिए कौन से एनएफओज ओपन हुए हैं। इसमें दो हम एनएफओज देख पा रहे हैं प्रबलीन, एबीएसएल मतलब आदित्य बिरला सन लाइफ का निफ्टी मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 50 का एनएफओ जो है वो लोगों के लिए है। आईडीएफसी का गिल्ड 2027 और आईडीएफसी का ही गिल्ड 2028 ये भी इंडेक्स है, और एबीएसएल का भी इंडेक्स फंड है, और एक ईटीएफ है एक्सिस टेक्नोलॉजी का। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये जो एनएफओ बाजार में आए हैं इनकी अपनी अपनी खासियत क्या है? जी स्वाति, इंटरेस्टिंग है, ये जो पांचों इस टाइम पे एनएफओज जो ऑनगोइंग है, यानी कि जो अभी ओपन है, ये पांचों ही एक्चुअली पैसिव स्ट्रैटेजी हैं, यानी कि इनमें कॉमनली अगर देखा जाए तो इन सब फंड्स में जो एक ब्रॉडर थीम है वो पैसिव अप्रोच टू इन्वेस्टिंग है, जहां पे जो कंस्ट्रक्शन होगा पोर्टफोलियो का, जो फंड बनाएगा वो सीधा एक इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, यानी कि एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगी। एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमारा है एबीएसएल का निफ्टी मिड कैप 150 जो फंड है। ये पैसिव स्ट्रैटेजी है, जहां पे ये फंड जो भी मनी कलेक्ट करेगा उसको बेसिकली निफ्टी के मिड कैप 150 इंडेक्स में लगाएगा। तो जो कॉम्पोजिशन होगी इस पोर्टफोलियो की वो रेप्लिकेट करेगा जो भी उस इंडेक्स की कॉम्पोजिशन है। तो इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर मिलेगा 101 से लेके 250 के जो हमारे मिड कैप स्पेस के स्टॉक्स हैं, वो सारा बेसिकली एक ही साथ उनको उस चीज का एक्सपोजर मिल जाएगा। जो सेकंड है यहाँ पे स्वाति, विच इज एबीएसएल स्मॉल कैप 50 का जो है। अब स्मॉल कैप स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं एंड इसमें डिफरेंट इंडाइसेस भी होते हैं, जैसे एक इंडेक्स 250 है, इसका ये एक फर्दर सबसेट है जहां पे ये एक निफ्टी का 50 इंडेक्स है जिसको ये फंड अगेन ट्रैक करने वाला है। तो इन दोनों फंड्स की जो अप्रोच है वो ये है कि वो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करेंगे, तो जो भी कॉम्पोजिशन होगी उन इंडेक्स की उसी को वो फॉलो करेंगे। स्वाति, अगर मैं एक एडवांटेज यहाँ पे बताऊं तो ये फंड उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो थोड़े से नए हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पे वो दो टाइप के रिस्क को नेगेट कर देते हैं। एक तो एक फंड सिलेक्शन का कि कौन सा फंड बेटर है, एक्टिव मैनेजमेंट में उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और फंड मैनेजर की स्किल, उन सब चीजों का इतना रोल नहीं है। सो इट्स अ इजियर स्ट्रैटेजी फॉर अ न्यू इन्वेस्टर बेसिकली। उसके बाद स्वाति, पहले एक्सेस बता, वो इक्विटी से ही रिलेटेड है। तो जो एक्सेस का टेक्नोलॉजी ईटीएफ है स्वाति, पहले तो ईटीएफ जो है ना, ये एक रेगुलर इन्वेस्टर हर के लिए इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है। तो यूजुअली जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस एक ईटीएफ फंड लेके आता है, या तो उसके साथ साथ या कुछ दिन बाद एक फंड ऑफ फंड भी ले आता है, बिकॉज जिनके पास डीमैट नहीं होता वो ईटीएफ में पैसे नहीं लगा सकते, प्लस एसआईपीज करना, ये सब चीजें थोड़ी सी दिक्कत होती है ईटीएफ में। पर जो इस फंड की ब्रॉडर थीम है वो ये है कि ये निफ्टी के आईटी इंडेक्स को ट्रैक करेगा, जिसमें कि बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा अराउंड 10 कंपनीज का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं। ओके, तो ये हमने कुछ एनएफओस पर चर्चा की है जो कि इस टाइम पीरियड में अभी ओपन है आपके निवेश के लिए। जल्दी कुछ और न्यू फंड ऑफर भी आने वाले हैं।
उन पर भी कुछ बताइए प्रवीण यहाँ पर, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर सेबी की अप्रूवल का वेट कर रहे हैं कि कुछ अप्रूवल हो गया है और वो बस वेट कर रहे हैं कि कब इनको लाया जाएगा निवेशकों के लिए। तो इनमें कौन कौन से खास एनएफओज है जिनका इंतजार करें निवेशक? जी स्वाति, उससे पहले एक आईडीएफसी मिस हो गया है, जो उसको मैं एक बार बता देती हूँ, जो 2 डेट फंड्स हैं बेसिकली। तो जो आईडीएफसी का ये गिल्ट 2027 और एक गिल्ट 2028 है, आई थिंक इसका शायद कल ही क्लोज हो रहा है स्वाति। ये दोनों डेट साइड ऑफ म्यूचुअल फंड्स के पैसिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, जहां पे वो एक लंबे टाइम के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाने वाले हैं, जिनकी मैच्योरिटी 2027 और 2028 में है। और यहाँ पे क्योंकि ये डेट फंड्स हैं स्वाति, तो इन फंड्स की टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आ रहे हैं एंड डेट फंड्स के टैक्सेशन में इंडेक्सेशन को यूज किया जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टर इनमें पैसा लगाता है तो उनका इन्वेस्टमेंट FY 2021 में कंसिडर होगा। एंड अब थोड़े दिन बाद हम नए फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे, तो इंडेक्सेशन का उनको बेनिफिट हो सकता है। सो अगर कोई इन्वेस्टर है जिनका उतना टाइम का एक होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो अपना पैसा आज की तारीख में इस फंड में यील्ड अराउंड 6.5 के अराउंड होवर कर रही है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इट्स अ पैसिव स्ट्रैटेजी साइड। अच्छा, जहां जो बाकी जल्द आने वाले एनएफओज हैं जी, तो स्वाति उनमें कुछ मैं आपको बताती हूँ। एक तो पीछे हाल ही में जब पूरा ये नए रूल्स आए थे कि मल्टी कैप की डेफिनेशन चेंज हुई और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई, तब काफी फंड हाउसेज में या तो मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप बना दिया और कईयों ने नहीं बनाया, तो अब वो एक दूसरा मल्टी कैप लेके आ रहे हैं। तो इसमें स्वाति कोटक जैसे उनका जो अपना मल्टी कैप फंड था, अब वो फ्लेक्सी कैप फंड बन गया है। सो दे विल बी कमिंग अप विद अ मल्टी कैप फंड। इसके अलावा एक्सिस का भी जो मल्टी कैप था, अब वो फ्लेक्सी कैप है। सो उनका भी एक मल्टी कैप आएगा, जहां पे जो पोर्टफोलियो होगा उसमें कम से कम 25% स्मॉल मिड एंड लार्ज में इन्वेस्टेड होना चाहिए। एंड एक निपॉन का फ्लेक्सी कैप आएगा, जो 65% इक्विटी में पैसा रखेगा और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग है स्वाति, मेरे का एक आने वाला है ETF और उसका FOF होगा, जो काफी कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर देगा बाहर की मार्केट्स में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को। सिर्फ 10 बेसिकली एक तरीके से स्टॉक्स का वो पोर्टफोलियो होगा। इट इज गोइंग टू ट्रैक द NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का FANG प्लस इंडेक्स। सो ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर होगा इन्वेस्टर्स के लिए जो बाहर लगाना चाहते हैं पैसा, जैसे अलीबाबा, Amazon, Netflix जैसी कंपनीज में। इसके अलावा एक PNB पैरिबस का फंड आने वाला है। बड़ी डिफरेंट थीम है इसकी, क्योंकि ये वाटर कंजर्वेशन, जो वाटर क्राइसिस है जिसको कहते हैं कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी वो पानी की शॉर्टेज की वजह से होगी, उस चीज को एड्रेस करता है। उन कंपनीज में पैसा लगाएगा जो पानी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करने वाली है और कर रही है। एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड फ्रॉम पराग पारेख, इनके अब तक सिर्फ 3 फंड्स हैं, तो इनका भी एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आने वाला है, जिसका मैक्सिमम एक्सपोजर डेट में होगा। तो बेसिकली एनएफओ बाजार में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है आने वाले टाइम में भी निवेशकों के लिए, लेकिन एक चेकलिस्ट बनाना जरूरी है प्रवीण यहाँ पर कि एनएफओ में अगर निवेश करना है तो उससे पहले किन पॉइंट्स को किसी को अपने जो चेकलिस्ट में है शामिल कर लेना चाहिए। क्विकली मैं आपसे कुछ 5-6 समझना चाहती हूँ। जी स्वाति, चेकलिस्ट तो बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो भी नया फंड आ रहा है वो हर इन्वेस्टर के लिए ठीक ही हो या उसमें जाके इन्वेस्ट करना ही है। बहुत बार ऑफरिंग्स इसलिए आती है क्योंकि फंड हाउसेस को अपना वो बास्केट पूरी कर दी है ऑफरिंग की। तो जब भी इन्वेस्टर्स किसी फंड को देख रहे हैं, पहले तो ये समझें कि वो ओपन एंडेड है या क्लोज्ड एंडेड है। अगर क्लोज्ड एंडेड है तब एक हल्की सी अर्जेंसी हो सकती है कि वो समझें कि क्या वो उनके लिए सूटेबल है या नहीं और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। जहां तक ओपन एंडेड एनएफओस का सवाल है स्वाति, वहां पे इन्वेस्टर आराम से समझ के
थोड़े टाइम पीरियड के बाद भी उस फंड में वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो ओपन हो जाते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड इसमें डेट फंड्स में जैसे थोड़ा सा टाइमिंग का एक इश्यू होता है, कई लोग चाहते हैं कि वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेने के लिए ईयर एंड में लगाएं, इसलिए वी डू सी अ लॉट ऑफ डेट फंड्स आल्सो इन द मंथ ऑफ मार्च। अदरवाइज ऐसी कोई टाइमिंग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर जो ओवरऑल फंड है, जब भी कोई एनएफओ आया है, इन्वेस्टर को अपना खुद का रिस्क एपेटाइट, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से कि क्या उनके पास ऑलरेडी वो कैटेगरी है, अगर वो कैटेगरी नहीं भी है तो क्या उनको उस कैटेगरी की जरूरत है, मतलब क्या उनके रिस्क को सूट करता है, जो भी उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं उस हिसाब से वो सही बैठता है या नहीं बैठता है, ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अनदर इम्पोर्टेंट तो चेकलिस्ट में एक और पॉइंट है, बिल्कुल प्रवीण इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम इसी के एक्सटेंशन में समझेंगे कि एनएफओ में हम क्योंकि निवेश की जब बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा निवेशक है जिसको एनएफओ पीरियड में ही वो फंड लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, और क्यों शामिल करना चाहिए, या थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखें फंड का, और उसके बाद 2-3 साल के बाद आप उस फंड में निवेश करें। ओपन एंडेड फंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और एनएफओ में निवेश का तरीका भी जानना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। हम बात कर रहे हैं आज न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओज की। काफी सारे एनएफओज हैं जो कि निवेश के लिए ओपन है। अब इसमें निवेश आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी खासियत आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या हो सकती है, और कुछ न्यू फंड ऑफर पर भी हमने चर्चा की। प्रवीण वाजपेयी है हमारे साथ, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। प्रवीण, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपके पोर्टफोलियो को जो सूट करे, अगर आपके पोर्टफोलियो को सूट करे तो ही आप किसी न्यू फंड ऑफर में निवेश करें। मैं इसी पर ऐड करके आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि कई जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि एनएफओ पीरियड में जब कोई फंड आता है, कोई कंपनी ने एक नया फंड इंट्रोड्यूस किया है, उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है या उसका एक पर्टिकुलर थीम है, क्या उसी वक्त निवेश करना एक सही स्ट्रैटेजी है, या फिर थोड़ा इंतजार करके कुछ समय तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, एएमसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद ही आपको उस फंड में निवेश करना चाहिए? राइट, स्वाति बिल्कुल आपने ठीक बोला। एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई नया फंड मार्केट में आता है उसके अराउंड ऑब्वियसली काफी ज्यादा मार्केटिंग होती है, चर्चा होती है उन फंड्स पे, तो काफी एक्साइटिंग थीम्स और फंड हाउसेस जो है वो अकॉर्डिंगली लेके आते हैं, तो एक काफी यूफोरिया क्रिएट होता है किसी भी नए फंड के अराउंड। एंड यूजुअली जो एनएफओज होते हैं वो जब मार्केट्स अच्छे कर रही होती है, जैसे इस टाइम पे
स्टॉक मार्केट्स काफी अच्छा कर रही हैं। ऐसे टाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारे आईपीओज और एनएफओज एक्चुअली में लॉन्च होते हैं बिकॉज देयर इज मोर ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। पर आई थिंक जहां तक एनएफओ में इन्वेस्ट करने का सवाल है, इस वक्त एक मिसकंसेप्शन होता है कि अभी ये सस्ता मिल रहा है, एक 10 रुपीज के एनएवी पे, तो इन्वेस्ट कर दें, ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी। इस टाइप के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कई बार इन्वेस्टर्स रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ओपन एंडेड फंड अगर कोई इन्वेस्टर पिक करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उस फंड की सूटेबिलिटी जरूर देखें। जस्ट बिकॉज कोई फंड मार्केट में आया है उसमें इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज जब एक बार पैसा कलेक्ट हुआ, वो फंड किस तरीके से रन होगा, उस फंड का क्या कॉम्पोजिशन होगा स्टॉक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेसिफिकली एक्टिवली मैनेज फंड्स के लिए मैं बोल रही हूँ स्वाति। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि किसी का कोई बहुत मतलब कोई रेप्यूटेड फंड हाउस है और कोई इन्वेस्टर्स अगर उनके फंड हाउस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है। बट अगर किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को सूट करता है वो फंड, कि उनके पास वो कैटेगरी बिल्कुल नहीं थी, या वो इट्स लाइक अ कंप्लीशन की उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने की, तो ही लें। और उसके अलावा जो मार्केट में एग्जिस्टिंग फंड्स है उस कैटेगरी के उनको डेफिनेटली देखें। पर अगर हम बात कर रहे हैं पैसिव इन्वेस्टिंग, जी स्वाति एक पॉइंट में बोलना, प्रवीण मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल जानना चाहती हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ ये बात जानना चाहती हूँ कि जब हम क्लोज एंडेड फंड्स की बात करें, मतलब जिस समय सीमा में वो एनएफओ आया है आप उसी समय सीमा में उसमें निवेश कर सकते हैं। अब एक निवेशक को अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो जो एक निवेशक है वो शायद बहुत नया निवेशक नहीं है, और या फिर उसको उस पर्टिकुलर जिस स्ट्रैटेजी या जिस थीम का वो फंड है उसका एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। अब जैसे इंडेक्स फंड वाले बहुत सारे एनएफओज लॉन्च हुए हैं, क्या वो निवेशक क्लोज एंडेड एनएफओ में निवेश करे सो दैट उसका पोर्टफोलियो भी थोड़ा डाइवर्सिफाई हो? स्वाति, क्लोज्ड एंडेड ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा तो सलाह नहीं देती हूँ, क्योंकि आप उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं है जब तक कोई ऐसी बड़ी स्पेसिफिक थीम ना हो जहां पे आपको लगे कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टर को मिस नहीं करनी चाहिए। बट जहां तक पैसिव इन्वेस्टिंग जो आपने बोली है, जैसे कि ये आदित्य बिरला के फंड्स हैं या आईडीएफसी का है, जो पैसिव इन्वेस्टिंग होती है स्वाति, वहां पे क्या है कि हमें ऑलरेडी कॉम्पोजिशन पता है कि उस फंड की क्या होगी, और फंड मैनेजर की स्किल और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं उनका इम्पैक्ट। तो एनएफओ पीरियड में किसी पैसिव फंड को उठाना, अगर किसी फंड वो सूटेबल है किसी इन्वेस्टर के लिए तो भी ठीक है। पर आई फील एक्टिवली मैनेज्ड फंड में एकदम हरी अपना करें, रश नहीं होना चाहिए डालने का पैसा, थोड़ा रुक के समझ के उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। और जहां तक क्लोज्ड एंडेड की बात है स्वाति, वहां पे यूजुअली डेट साइड में काफी क्लोज एंडेड आते हैं, जैसे एफएमपीज हो गई, इस टाइप के फंड्स। तो वहां पे भी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इतने सारे मार्केट में फंड्स अवेलेबल हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर एक न्यू फंड ऑफर मिस हो गया तो आई थिंक ऐसा कोई बहुत लॉस मेरे ख्याल से किसी इन्वेस्टर का नहीं होगा। किसी ना किसी फॉर्म में ये अपॉर्चुनिटीज घूम के आई जाती हैं किसी ना किसी न्यू ऑफरिंग के थ्रू। बिल्कुल। अब सबसे जरूरी सवाल ये शो के अंत में हम पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहती हूं कि एनएफओ में निवेश का तरीका किसी निवेशक के लिए कैसा है? बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? एब्सोल्युटली स्वाति, अगर कोई नए इन्वेस्टर हैं तो यानी कि उनकी तो केवाईसी वगैरह बननी होगी। अगर उन्होंने बना ली है उसके बाद वो चाहे डायरेक्ट फंड हाउस की वेबसाइट के थ्रू करें, किसी ऐप के थ्रू करें, अगर डीमैट अकाउंट है डीमैट अकाउंट को यूज कर सकते हैं, अपने ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, तो फिजिकली ऑनलाइन किसी भी मोड से किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये सारे तरीके खुले हैं। बट स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वहां पे आई थिंक अ वर्ड ऑफ कॉशन स्वाति कि वहां पे वो सीधा एनएफओ में ना जंप करें। आई फील अगर कोई नए इन्वेस्टर है उनको अपना कोर पोर्टफोलियो बनाना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत बार एनएफओज एक नई थीम या किसी जैसे एक्सिस का फंड है तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेटेड आया है अभी,
तो कोई नए इन्वेस्टर है फर्स्ट टाइम, वो पहले अपना कोर पोर्टफोलियो बनाए एंड आई थिंक वो जो एग्जिस्टिंग फंड्स अवेलेबल है इस टाइम पे उनमें से बनाएं जो ऑलरेडी जिनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है और कुछ समय वो अपना ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं 3 से 5 साल पुराने फंड्स में से। ओके, तो एनएफओ में निवेश का मौका तो है आपके पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जोश जोश में आके एनएफओ में निवेश करे ही करे। पहले समझें कि क्या ये न्यू फंड ऑफर आपके पोर्टफोलियो में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको वो जो थीम कंपनी लेकर आई है, स्ट्रैटेजी लेकर आई है, वो आपके किसी गोल को सूट करती है कि नहीं सूट करती है। और जैसा कि प्रवीण ने भी बताया कि एनएफओ का अगर वो टाइम फ्रेम खत्म भी हो गया है तो उसके बाद आप उसमें निवेश कर सकते हैं अगर वो ओपन एंडेड स्कीम है तो। बस जल्दबाजी में किसी फंड में आप निवेश न करें, सोच समझकर अपने पोर्टफोलियो को आप अच्छे से बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप हमारे साथ शो में शामिल हुई और एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर की बारीकियां हमें आपने समझाई। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी कश्मीर। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप टीएमटी बार नेक्स्ट जेन